हेलो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स कस्टमर के बारे में पढ़ रहे हैं। बैंक के विभिन्न प्रकार के ग्राहक। हु इज कस्टमर? अ पर्सन हु हैज अकाउंट विद द बैंक इज द कस्टमर ऑफ द बैंक। वह व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है बैंक का ग्राहक माना जाएगा। He may be a depositor or a borrower. या तो वो जमा करता होगा बैंक में, या फिर उसने बैंक से ऋण लिया होगा तो बैंक में अकाउंट ओपन किया होगा। तो बैंक के डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म एज ए कस्टमर ऑफ द बैंक। एक साझेदारी संस्था का अगर बैंक में अकाउंट हो तो बैंक को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म सैलिएंट फीचर्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साझेदारी संस्था होती क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है, अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who are agree to share the profit or it may be loss from business carried on by all or any of them acting for all. It means साझेदारी संस्था क्या है? साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ या हानि हो तो हानि को शेयर करने के लिए व्यवसाय का संचालन करते हैं, उसे साझेदारी फर्म कहते हैं, साझेदारी संस्था कहते हैं। यह व्यवसाय या तो सभी साझेदारों के द्वारा संचालित किया जा सकता है या एनी ऑफ देम, या उनमें से कुछ साझेदार सभी के लिए व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में बी ओरल और इन राइटिंग। साझेदारी का ये जो अनुबंध होता है, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करने का अनुबंध करते हैं, ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यदि यह अनुबंध राइटिंग में है, इफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यदि यह अनुबंध लिखित है तो इसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, या जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के सेक्शन 11 में जिसे अनुबंध करने के योग्य माना गया है, वह व्यक्ति साझेदारी फर्म में शामिल हो सकता है। इसलिए एक अवयस्क, एक दिवालिया, एक अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज साझेदारी फर्म में शामिल नहीं हो सकती है। साझेदार को अ माइनर कैन ज्वाइन पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर हिज बेनिफिट्स। एक अवयस्क जो है उसे केवल लाभ प्राप्ति के लिए, केवल उसके लाभों के लिए साझेदारी संस्था में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो अवयस्क पार्टनर होता है उसको पार्टनर्स की जो काउंटिंग है फर्म के, उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अ माइनर कैन नॉट ज्वाइन, कैन नॉट बिकम पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसलिए he can join partnership firm but only for benefits. A firm and company can be partner in another firm. क्या प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि एक फर्म that has two or more than two partners or
अ कंपनी, एक कोई कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि एक फर्म दूसरी साझेदारी संस्था में शामिल हो सकती है, एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी की तरह से हुआ है वो भी मिलकर साझेदारी फर्म की स्थापना कर सकते हैं, फर्म में शामिल हो सकती है। अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं, इसके संबंध में प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 में किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं और एक नया कंपनी एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग अब एक फर्म में, एक साझेदारी फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, 100 साझेदार हो सकते हैं। उसमें इन 100 की गिनती में, इस 100 की काउंटिंग में अवयस्क को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अवयस्क साझेदारी फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता है, इसलिए 100 की काउंटिंग में इस माइनर को इंक्लूड नहीं किया गया है। इससे पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी ये 20 थी, लेकिन अब इसको 2013 में इंक्रीज करके 100 कर दिया गया है। यदि फर्म में 100 से ज़्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं, मान लीजिए 5 फर्म मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं और हर इंडिविजुअल फर्म में 25 पार्टनर्स थे, तो 5 फर्म्स मिलकर अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं तो टोटल पार्टनर्स की काउंटिंग हो जाती है 125। अगर ऐसा हो जाता है 100 से एक्सीड कर जाते हैं तो ये फर्म अवैधानिक फर्म मानी जाएगी, इलीगल फर्म मानी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या प्रोविजन है कि इफ देयर आर मोर देन 100 पार्टनर्स इट शुड बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ये एक कंपनी की तरह से इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर ये फर्म नहीं रह सकती है, इट विल बी नोन एज इलीगल फर्म। Partnership is not distinct legal person from the partners who have made partnership firm. साझेदारी फर्म का अपने साझेदारों से अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। पार्टनर्स ही फर्म कहलाते हैं, फर्म का अपने साझेदारों से अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, क्योंकि फर्म ही साझेदार हैं और साझेदार ही फर्म है, इसलिए साझेदारों का जो दायित्व है, लायबिलिटी है टुवर्ड्स फर्म इज अनलिमिटेड, ये असीमित होती है। इसका क्या अभिप्राय है कि यदि फर्म डिसॉल्व हो जाए तो उस स्थिति में As per section 49 of Indian Partnership Act 1932, its assets, it means firm's assets are first used to pay firm's debt and surplus, if any, is used for payment of individual debts of the partners, right? Similarly, the partner's assets are first used for his personal liability, and if there is surplus, it is used to repay the debt of a firm. Means liability of partner is unlimited. It means मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म समाप्त हो जाती है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब क्या है कि यदि फर्म ऋणी है, डेट्स हैं फर्म के, ऋण हैं, तो सबसे पहले फर्म की संपत्ति से फर्म के ऋणों का भुगतान किया जाएगा, और यदि कुछ शेष रह जाता है, इफ देयर इज एनी सरप्लस, कुछ शेष रह जाता है, तो फिर जो साझेदार हैं उनके निजी ऋणों के भुगतान के लिए इस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से पार्टनर्स जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी फर्म के दायित्वों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट से पहले उनके पर्सनल जो डेट्स हैं
उनका भुगतान किया जाएगा, और अगर उनके व्यक्तिगत खाते में कुछ सरप्लस रह जाता है तो फिर उसको फर्म के लोन्स के रीपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। सो दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन फर्म का करवाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक फर्म मे बी रजिस्टर्ड और मे नॉट बी रजिस्टर्ड, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो होती है उसको थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अपने अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है, अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए। लेकिन तीसरा पक्षकार जो थर्ड पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। और अनरजिस्टर्ड फर्म cannot sue to third party for recover of loans but can be sued by third party। तीसरा पक्षकार उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए बैंक को ये देख लेना चाहिए कि जब बैंक फर्म अकाउंट खोल रही है बैंक में तो फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। 2008 में सरकार के द्वारा एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पारित किया गया है और उसके अकॉर्डिंग अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि 1 अप्रैल 2009 से अस्तित्व में आई हैं। इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की विशेषता क्या होती है कि इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो फर्म में जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उस एक्सटेंट तक, उस लिमिट तक, उस सीमा तक साझेदार की जिम्मेदारी होती है। उनका दायित्व अनलिमिटेड नहीं होता है। बैंक्स अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बैंक में जब फर्म के द्वारा अकाउंट ओपन किया जाए तो बैंक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म ओनली, कि खाता केवल फर्म के नाम से खोला जाना चाहिए। साझेदारों के व्यक्तिगत नाम से फर्म का अकाउंट नहीं होना चाहिए, फर्म के नाम से फर्म का अकाउंट होना चाहिए। खाता खोलते समय फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, पैन एंड टैन ऑफ फर्म। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैन मीन्स टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये भी दोनों ही कार्ड पैन और टैन दोनों ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो फर्म का पैन और फर्म का टैन प्राप्त कर लेना चाहिए बैंक को। साझेदारों के पैन प्राप्त कर लेने चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, साझेदारों के फोटोग्राफ्स और पार्टनरशिप लेटर, साझेदारी प्रपत्र जिसमें कि पार्टनर्स लिखते हैं कि फर्म का बिजनेस क्या होगा, दायित्व कैसे होंगे, फर्म की ओर से अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, उसके संबंध में क्या प्रोविजंस होंगे। यानी फर्म बैंक में फर्म के खाता संचालन के संबंध में सारे विवरण दिए हुए होते हैं इस पार्टनरशिप लेटर में। इस लेटर की भी एक कॉपी बैंक को प्राप्त कर लेनी चाहिए। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। फर्म का जो खाता खोलने का फॉर्म है वो सभी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई पार्टनर माइनर है, अवयस्क है, तो उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं है। बैंक को लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस ले लेने चाहिए कि खाते का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, कि सभी पार्टनर्स फर्म के अकाउंट को ऑपरेट करेंगे या उनमें से किसी एक के द्वारा या कुछ पार्टनर्स के द्वारा अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा। इसके संबंध में ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर लेने चाहिए। अगर ऐसा कोई क्लियर कट ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर फर्म का अकाउंट सभी पार्टनर्स के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। इट मीन्स फर्म की ओर से कोई भी चेक्स वगैरह इशू होते हैं तो उन पर फर्म के सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
या फर्म की ओर से कोई ऋण प्राप्त किया जा रहा है तो ऋण लेने के लिए जो आवेदन किया जाता है, जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, उस पर भी सभी साझेदारों के फिर सिग्नेचर होने चाहिए। अगर फर्म ने ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उसमें कहा है कि कोई एक या कुछ साझेदारों के द्वारा फर्म का अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा, इन दैट केस एनी पार्टनर कैन स्टॉप चेक इशूड बाय अनदर पार्टनर। तो उसमें क्या प्रोविजन है कि यदि कुछ ही साझेदारों को चेक लिखने का अधिकार दिया गया है तो किसी के भी द्वारा लिखे गए चेक पर कोई अन्य साझेदार स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकता है, और तब बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए जब तक कि सभी साझेदारों की सहमति इस पर प्राप्त ना हो जाए। चेक्स फेवरिंग फर्म कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इन द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बैंक को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई चेक फर्म के नाम से प्राप्त हुए हैं तो उसको साझेदारों के व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि अ पार्टनर कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। कोई एक साझेदार अपने खाते का संचालन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल पार्टनर, लेकिन सभी साझेदार मिलकर जॉइंटली संयुक्त रूप से अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। इट मीन्स एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन अकेला पार्टनर अकाउंट ऑपरेशन के अपने अथॉरिटी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर मान लीजिए फर्म में कोई नया साझेदार शामिल होता है और इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस इन फर्म्स अकाउंट, और फर्म में के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक को क्या करना चाहिए, साझेदार का सिग्नेचर ले लेना चाहिए और खाते को चालू रखना चाहिए, खाते को बंद नहीं करना चाहिए। यदि फर्म के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उसका सिग्नेचर ले ले और उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो दे दें और अकाउंट को वो कंटिन्यू रखा जा सकता है। लेकिन इफ डेबिट बैलेंस, यदि वहां पर डेबिट बैलेंस है फर्म के अकाउंट में तो और नया साझेदार फर्म ज्वाइन कर रहा है तो बैंक को सबसे पहले उसको बैलेंस का कंफर्मेशन करवा लेना चाहिए न्यू पार्टनर से कि फर्म इज इन डेट, फर्म ऋणी है और इतना उसको ऋण अभी देना बाकी है, इसका कंफर्मेशन न्यू पार्टनर से करवा लेना चाहिए एंड सिग्नेचर वगैरह भी प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, फर्म छोड़कर चला जाए, तो बैंक को तुरंत फर्म के खाते में संचालन को रोक देना चाहिए। जिस दिन किसी एक साझेदार की डेथ हो जाती है या कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाए या फर्म छोड़कर चला जाए, क्योंकि यदि किसी साझेदार की डेथ के बाद में उसके द्वारा लिखा गया कोई चेक आता है या कोई साझेदार दिवालिया हो गया और तब उसके द्वारा लिखा गया कोई चेक बैंक में प्रेजेंट होता है फर्म के अकाउंट पर लिखा हुआ, तो बैंक को ऐसे चेक्स का पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब एक इंसॉल्वेंट को अनुबंध करने का अधिकार नहीं होता है। इफ द बैलेंस इज इन डेबिट एंड अ फ्रेश अकाउंट शुड ओपन आफ्टर फ्रेश सैंक्शन ऑफ लिमिट, यदि वहां पर जिस समय किसी पार्टनर की डेथ हुई है, कोई पार्टनर दिवालिया हो गया है या फर्म छोड़कर चला गया है, उस समय अगर फर्म के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो बैंक को एक तो खाता तुरंत बंद कर देना चाहिए और एक नए सैंक्शन के साथ में, एक नई स्वीकृति के साथ में एक नया अकाउंट फर्म का खोलना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट when one partner revokes the authority against the other partner, operation in the account should be stopped. यदि मान लीजिए साझेदारों में कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई विवाद हो गया है, तो
ऐसी स्थिति में बैंक को फर्म का खाता तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक बार तो उसमें ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि जब तक विवाद न सुलझ जाए तब तक बैंक को उस फर्म के अकाउंट में पार्टनर्स को किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यदि फर्म का विघटन हो जाता है, अ पार्टनर्स अथॉरिटी टू बाइंड अदर पार्टनर्स सीजेस, तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि एक पार्टनर के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य पार्टनर्स अब बाध्य नहीं होंगे। यदि फर्म का समापन हो जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। All partners remain liable jointly and severally for the debt of the firm outstanding at the time of dissolution till such debts are discharged। और अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो फर्म के सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे जब तक कि फर्म के ऋणों का पूरी तरह से भुगतान नहीं हो जाता है। और वो किस तरह से जिम्मेदार होंगे, इसके संबंध में मैंने आपको जब बताया था कि फर्म के एसेट्स में से फर्म के लोन्स का रिपेमेंट होगा, पार्टनर्स के एसेट्स में से पार्टनर्स के लोन का रीपेमेंट सबसे पहले होगा, और फिर अगर कोई सरप्लस रहते हैं दोनों के ही अकाउंट में, तब एक दूसरे के डेट्स की पेमेंट के लिए इनको यूज किया जाएगा।